सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग एजुकेशन सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ आपके से जुड़ने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं। और आज हमारी स्टूडियो में आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है नितिन कुमार गुप्ता सर, जो है डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन एंड एडमिशंस। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस स्टूडियो में। सर, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द स्टूडियो। और ये बड़ा हमारे सौभाग्य की बात है कि आज पटना शहर में हम आपके यहाँ पर आए हैं और आपने हमें अवसर प्रदान किया हुआ है। तो सबसे पहले तो बिहार वासियों को मेरा नमस्ते। थैंक यू सो मच सर। Could you please briefly introduce yourself, sir? Presently, I'm working with SR University, which is situated in Warangal, in the state of Telangana. I'm Nitin Kumar Gupta. I completed 3 years in SR University, looking after the international admissions and national admissions as well as education. एक बड़ी जर्नी रही है प्रोफेशनल लाइफ की, और उसके बाद में SR यूनिवर्सिटी में हमने प्रमोशंस के लिए एक अवसर प्रदान किया है मैनेजमेंट ने। तो आई एम प्रमोटिंग SR यूनिवर्सिटी नेशनल इंटरनेशनल। So it is one of the best university in top 100 ranking university in India. So sir, what inspired you to take up leadership in higher education? Actually, I started my career with the pharma industry. Okay. Basically, I am a pharma graduate. Okay, you have completed a B Pharma. Yes. Okay, from which university? Completed in the RGPV. Okay, Yeah. Bhopal. Yes. Okay. Bhopal. So what inspired you to take leadership in this higher education? When I was in the pharma industry, then I was meeting with the professionals, definitely like the doctors. So from there, I was very inspired. When I was child, when I completed my schools, when I went to the higher education, तो एक हमें गाइडेंस की बहुत कमी थी उस समय। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आपको आफ्टर 10th बायोलॉजी लेना है या मैथ्स लेना है, या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या आपका एकेडमिकली आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपने 12th कर लिया है बाय चॉइस है, बाय आपने मजबूरी में, या जस्ट सब लोग जा रहे थे तो आपने मैथ्स ले लिया या बायोलॉजी ले लिया, और उसके बाद में आफ्टर 12th व्हाट एग्जैक्टली नीड टू डू। हम तो उस समय केवल 2 चीज जानते थे, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल। मेडिकल में नहीं हुआ तो क्या ऑप्शंस हैं, तो वेयर वाज द वेरी लिमिटेड ऑप्शंस वर देयर दैट टाइम। Okay. तो जब मैंने फार्मा इंडस्ट्री में कदम उठाया, फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, आई रीच टू द वन ऑफ द गुड पोजीशन आल्सो, वर्क विद द टॉप 100 टॉप 10 रैंकिंग इन कंपनीज। उस समय नेटवेक्स में मैंने फार्मास्यूटिकल में नेटवेक्स इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। फिनिशर बायोटेक में काम किया, जो कि अपने आप में डायबिटिक सेगमेंट में नंबर 2 नंबर 3 पे उस समय पोजीशनिंग थी। So after working in the pharma industry, I thought, why should not I move myself to in the education industry, where I feel like that कि जो हमने झेला है, जो हमारे समय में जो कमियां थी, कि हम गाइडेंस की प्रॉब्लम थी, लोगों को डायरेक्शंस नहीं थी, और इधर करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन फ्यूचर। तो देन आई मूव माई सेल्फ टू एजुकेशन इंडस्ट्री। तो उसमें हमें यह अवसर मिला कि ठीक है, बच्चों के पास में एक प्लेटफॉर्म आता है, तो क्या डिजिटल एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-2008, है ना। उस समय इतना डिजिटली लोग इतने फ्रेंडली नहीं थे कि अपने ऑप्शंस को सक्सेस। So I started that time in the education sector. We started to visit the number of schools, colleges. वहाँ पे हमने जाना चालू करा, प्रेजेंटेशन देना चालू करा, करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया कि if you don't have options for the तो medical। ये सब कुछ अचानक से सर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जब स्विच करके आप एजुकेशन में आते, उसमें हायर एजुकेशन में आप सेशन लेने लगते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? क्या आपको लगा कि जो कुछ आप डिलीवर करना चाहते हैं लिटरली वो स्टूडेंट तक कर पा रहे हो, और स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट और नॉट? कैसा क्या रहा अनुभव? तो उसमें ये आपको मोटिवेशन कब मिलता है, जब आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी, फिर आपके पास में कॉल रिवर्ट आता है। बिल्कुल कि सर आपने मुझे बताया था, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट बी सिलेक्टेड इन मेडिकल। ओके। आपने मुझे ऑप्शन बताया था कि या तो मैं फार्मेसी कर सकता हूँ, या बेहतर इन फिजियोथेरेपी में हम जा सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, या हम मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर एक तो वन डोमेन है। फिर अब बताइए सर मुझे किसमें जाना चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो उनके माइंड में क्लिक हुआ है कि व्हाट एवर द अदर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज वी हैव गिवन टू देम, तो उस पे वो अब अपना इंटरेस्ट लेंगे। और हमारे कहने पे उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, देन वी हैव गिवन ऑप्शन कि आपको बेटर है बीपीटी करिए, है ना। आपको डॉक्टर लिखवाना है, आपको डॉक्टर प्रोफेशन में आपका इंक्लिनेशन है, आपको लगता है कि आपका हैंड बहुत अच्छा है, आप एक जन सेवा में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं फिर आप करिए। मतलब सर एक सवाल अब मेरे दिमाग में ये निकल कर आ रही है कि मतलब करियर काउंसलिंग को भी एक प्रोफेशन बना करके डेवलप किया जा सकता है। खास करके मुझे लगता है कि वैसे ही वहाँ के लिए एक बड़ा सवाल होता होगा, जो जैसे आपने फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ आप अच्छा कर रहे थे, आप जो टॉप लीडिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थे उनके साथ, आप टॉप लीडिंग कंपनी के साथ आपने काम किया, उसके बाद भी आपको लगा कि नहीं, यू कैन हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ इन हायर एजुकेशन। तो आप तो स्विच कर गए और आज आप एक बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी करियर काउंसलिंग और फिर हायर एजुकेशन में एज अ लीडरशिप वर्क करना, या फिर टीम लीड, या और भी किसी बड़े अच्छे पोजीशन को होल्ड करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट दी, आज भी हमारा ये होता है कि कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करना है, हमारे सारी यूनिवर्सिटी में आएगा, क्योंकि उसने देखा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिमांड चल रही है। तो व्हेन वी गो विद द मोर काइंड ऑफ द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, जो जाना चाह रहा है, जो पॉसिबल स्टूडेंट है,
तो हमें कई चीजें ऐसी पता लगती है कि नहीं यार, आपको मेरे ख्याल से कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बजाय आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, या यू कैन गो फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब स्टूडेंट की पोटेंशियल के हिसाब से आप उन्हें गाइड कर पा रहे हैं कि उनकी पोटेंशियल किस कोर फील्ड को ज्यादा लीड करेगी और मीट करेगी। क्योंकि हर इंडस्ट्री की, हर प्रोफाइल की एक लिमिटेशन है, बिल्कुल, और आपकी एक एक्सपर्टीज है, तभी आप ग्रो कर पाओ उसमें। हाँ, ये तो सही है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तभी आप उस फील्ड को लीड कर पाओ। अगर आपने बाय चॉइस अगर कोई चीज में अगर नहीं आप एंट्री हुई है, तो उसमें ग्रोथ लेवल आपका एक लिमिटेशंस में रुक जाएगा, उस पर आगे आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप देखना, कंप्यूटर इंजीनियर है, आपको नहीं बनना था कंप्यूटर इंजीनियर, आपको सपोज मार्केटिंग में जाना था। अब आपको 10 घंटे की ऐसी जॉब मिल रही है कि जिसके सामने आपको सिस्टम के सामने बैठना है और दिन भर काम करना है। अब आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि आपको कोडिंग में जाना है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि न्यू डेवलपमेंट में जाना है, तो आप वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे। अब आपको नए नए सर्टिफिकेशन में नहीं सीखने हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑलवेज रिक्वायर द योर मोर एकेडमिक एक्सीलेंस इन टाइम टू टाइम। टेक्नोलॉजी ये 5 साल बाद बदल जाएगी। आज की एजुकेशन जो है तो फास्ट चेंजिंग एजुकेशन बताया कि नेचुरली स्टूडेंट्स की तो उम्र है कि वो डेविएट हो सकते हैं, अपने ट्रैक से डेविएट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर 20 स्टूडेंट अगर मेंटरशिप प्रोग्राम है जो उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि उनका क्या डेविएशन चल रहा है और आइदर दे आर ऑन ट्रैक, तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है सर। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी शायद यहीं पे लैग कर रहे होंगे। खैर ये तो बाकी आगे हम लोग देखेंगे। अब दूसरी चीज ये है सर कि अगर हम एचआर यूनिवर्सिटीज की बात लेकर चले तो कई स्टूडेंट्स ये देखते हैं जो रैंकिंग है, लाइक एनआईआरएफ रैंकिंग हो, नेक एक्रेडिशन हो या फिर एनबीए एक्रेडिशन हो, इसको लेकर के भी बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किस रैंकिंग पर ट्रस्ट किया जाए और कौन सा रैंकिंग उनके लिए वर्थ इट होगा। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि किस रैंकिंग के आधार पर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को चूज करें? एकेडमिक एक्सीलेंसी, एकेडमिक क्वालिटी को पैरामीटर्स में नो डाउट एनबीए है, एनआरएफ है, आपका पास में नेक है, इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है। पर उसके इन एडिशन टू दिस, जैसे हम लोगों का एनआरएफ में हम पिछले 4 सालों से आए, आपकी कंटिन्यूटी कितनी है, इट मैटर्स। आप रिसेंटली आपने कोई एक्रेडिटेशन लिया है या आ गया है, या आप में कंटिन्यूटी है, तो उसका पास रिकॉर्ड तो आपको मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से आप कंटिन्यूस आपकी प्रॉपर रैंक आ रही है, बिल्कुल, इट मींस यू आर होल्डिंग वन ऑफ दैट काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ओके, एक तो ये पैरामीटर हो गया। दूसरा ये हो गया कि बच्चे को हमेशा ही देखना चाहिए कि मेरे पास ट्रेनर्स कौन होंगे। बिल्कुल। मैं हो सकता है कि कहीं पर लाइफ आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो, कहीं पर थोड़ी सी डिफिकल्ट का मेरे कहने का मतलब है कि आपको हो सकता है कोई बोल रहा है कि हम खाने में आपको 5 डिशेस देंगे, या आपको यहाँ पे 3 मिल रही है, 3 मिल रहे हैं, लेकिन बट यू आर नॉट गोइंग जस्ट टू सी द हॉस्टल लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटी, यू आर गोइंग टू बिल्ड योर फ्यूचर, जहाँ पे आपको एक फर्स्ट 3 इयर्स आपको वो आप में न्यू रखी जाएगी, जिससे आप नेक्स्ट 40 इयर्स को आगे उसमें आपने वो बेंचमार्क रहेगा। आपका फर्स्ट गुड इंटर्नशिप विल डिसाइड कि आपको कितना अच्छा एम्प्लॉयमेंट, कितना अच्छा आपको जॉब ऑफर मिलेगा, और वही आपको आगे सेम काइंड ऑफ द ग्रोथ आपको अपॉर्चुनिटी आपको आगे मिलती रहेगी। तो मेरा शुरू से ये रहा है कि एनआरएफ रैंकिंग, एनबीए एक्रेडिटेशन एंड नेक एक्रेडिटेशन एक पैरामीटर है ही है। साथ साथ में आप देखें कि आपको किस तरीके की आपको ट्रेनिंग्स करिकुलम फॉलो करने, और आपको पढ़ा कौन रहा है। अब ये बहुत मैटर कर रहा है कि आपका टीचर कौन है। मतलब घुमाकर बात वही है कि स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टीज क्या है, उनकी क्या क्वालिटी है। आप अगर कहीं पे भी क्लास में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, अगर सीबीएसई के स्कूल का मैं बोलूंगा जो सिलेबस है, इट इज यूनिवर्सल है ना। सीबीएसई ने जो आपको 12 का सिलेबस दिया हुआ है, सभी को सेम दिया होगा, सेम दिया, देयर इज नथिंग इज चेंज। लेकिन आप कौन से स्कूल में जा रहे हो, वो मैटर कब कर रहा है, जब आपको टीचर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं, आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है। You are going in a such kind of XYZ school to get the environment and to get the one of the best academic training. Syllabus तो वही डिलीवर होगा। वन मोर थिंग सर, आज के डेट में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे उन्हें अगर एडमिशन लेना हो तो दे आर आस्किंग अबाउट ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं लगता कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना मैटर करता है, क्योंकि जब तक आप एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं बनते हैं, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो फिर आपको क्या लगता है सर बीइंग एन एकेडमिक लीडर की ROI का कंसर्न स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना मायने रखना चाहिए? देखो, ROI का डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप ट्यूशन फीस में इंक्लूड कर रहे हो, ROI का मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ योर टाइम यूर गिविंग। जो कभी आपको कहीं पे 10 लाख दे रहे होंगे, कहीं पे 12 दे रहे होंगे, कहीं पे 15 दे रहे होंगे, बिल्कुल इससे यार डिफरेंस नहीं है ना। नहीं है, इट इज ओनली द मनी। आपने 10 लाख लगाया, कहीं पे 15 लाख लगाया, लेकिन आपने वो 5 लाख ज्यादा लगाया या आपने 10 लाख रुपए लगा रहे हो, वो आपका रिटर्न ऑफ योर टाइम होना चाहिए। नॉट इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड विद द रिटर्न ऑफ योर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन योर एजुकेशन। मैं अपने लाइफ पे 4 साल लगाने जा रहा हूँ, उस 4 साल का मुझे आउटकम क्या आएगा। मे बी जैसे सेम हो गया, आपको केवल पेट भरना है या स्वाद लेना है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, आपको भोजन करना है जस्ट टू फीड योर स्टमक, या आपको एक मोस्ट हाइजीन फूड चाहिए विद सम न्यूट्रिशंस चाहिए,
and it should be And the also you want to tastiest. enjoy your food. Enjoy also. तो आप जो पे कर रहे हो वो आप केवल जस्ट टू फीड योर स्टमक के लिए नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। जो आप भोजन कर रहे हो वो आप सराउंडिंग चीजों को दूसरे पैरामीटर्स की वजह से आप चूज कर रहे हो कि मुझे एक्स जगह जाना चाहिए वाई जगह। बाय सर। तो सेम आई एम जस्ट सेइंग कि आप एजुकेशन के लिए आप जो पे कर रहे हो तो इट इज नॉट जस्ट ओनली द मनी, इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लाइफ 4 इयर्स और उसके 4 साल के बाद में आपको 40 साल का करियर है। तो उसके लिए मुझे क्या आपका आरओआई होगा इन टर्म्स ऑफ द फॉर योर नेक्स्ट 40 इयर्स। तो उसके लिए आपको चाहिए, फिर मैं बोलूंगा अगेन कि आपको अपॉर्चुनिटीज प्लेटफॉर्म्स कौन ज्यादा दे रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। आपको एकेडमिक एनवायरनमेंट कहाँ ज्यादा मिल रहा है, आपके डिस्ट्रक्शंस को कौन रोक रहा है। आज मेरा बेटा भी है, हम भी उसको कई बार शिक्षा देते हैं बेटा लाइफ में डिस्ट्रक्शंस तो बहुत है, बट आइदर यू डिस्ट्रक्ट योरसेल्फ नाउ और यू शुड बिल्ड योर करियर फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स। तो वो आपको वो गाइडेंस टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है और जिसके लिए हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन इज वेरी मच कंसर्न इन द यूनिवर्सिटी। सरप्राइज विजिट्स होती हैं, बच्चे भी कई बार मेरे पास भी फोन आते हैं, सर हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम तो छोटे छोटे किड्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मतलब दे आई एम वेरी मच सरप्राइज। मेरे पास कॉल आता है, सर मैं तो हॉस्टल में बैठा हुआ था, अचानक 5 लोगों की टीम आ गई है, हम लोगों से पूछा जा रहा है, इतने सवाल किए जा रहे हैं, रूम चेक हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये सब चीजें आपको इट इज नॉट टू मतलब आपको डराने के लिए नहीं है, ये बच्चों को उसके लिए आपके माइंड में अगर कोई सेकंड थॉट आ रहा है दूसरी बात तब वॉश आउट करो आप। यू शुड बी फोकस इन स्टडी। तो ये बहुत जरूरी है, जो हम बच्चों पे हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न है उस चीज को लेकर, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना है, जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी में आया हुआ है वो उसका फुलफिल होना चाहिए। तभी तो हम लिख पा रहे हैं 1200 बच्चों को हमने प्लेसमेंट कराया हुआ है। ये आपके यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोडक्ट अच्छा है, इसका मतलब कि आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपने क्वालिटी मेंटेन किया। मतलब आपके अकॉर्डिंग सर द टाइम दे आर इन्वेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। सो अकॉर्डिंग टू यू आर यू शुड बी कंसीडर्ड एज द टाइम दे आर इन्वेस्टिंग, उसका टाइम का रिटर्न मिलना टाइम का। ओके सर, एक एकेडमिक लीडर के रूप में ऐसे क्या कोर वैल्यूज हैं जो आप पर्सनली फॉलो करते हैं? उसमें भी ये सवाल इसलिए भी खास है हमारे लिए क्योंकि आप अपनी पूरा वर्क फील्ड अपना चेंज किया, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जब आप एजुकेशन सेक्टर में आए और आज आप एक एकेडमिक लीडर के रूप में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो कोर वैल्यूज आपने रखा होगा जो आप पर्सनली फॉलो करते होंगे, तभी आप इस पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं। देखो एकेडमिक अपने आप में अगर हम बात करें, एकेडमिक की बात होती है तो यहाँ पे ऑनेस्टी अपने आप में छुपा हुआ है। बिल्कुल एकेडमिक जरूरी हमारी एसआर यूनिवर्सिटी की जैसे डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बोले हमारे यहाँ पे एकेडमिक एक्सीलेंसी को हम ज्यादा मैटर करते हैं, मतलब द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट ऑफ द ईच स्टूडेंट। तो अगर उसके लिए अगर आप बोल रहे हैं कि वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे एकेडमिक वैल्यूज या इन पर्सन की अपनी बात करो तो सबसे पहले तो ऑनेस्टी आ जाती है कि आप बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं तो इट शुड नॉट बी द सेल्फ सेंट्रिक या फिर हमारे बेनिफिट चलो एडमिशन हो रहा है आप आ जाओ, ऐसा नहीं होता। बच्चे की रियल पोटेंशियल क्या है, उसकी डिजायर्सनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डायरेक्शन देंगे। ये तो हमारी इनर वॉइस है, नॉट टू जस्ट टू गेट दी एडमिशंस इन आवर यूनिवर्सिटी वी आर सेइंग यस 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 एंड बच्चा आ गया है बाद में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बड़ी चीज तो होती है कि ऑनेस्टी इन योर प्रोफेशन। सेकंड चीज होती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत जरूरी है तो है, ना है तो ना है। ऐसे बच्चों के कोई सवाल होते हैं कि जैसे हमारा हाईएस्ट पैकेज 51 लाख, बच्चे ने पूछा सर मुझे 51 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो इट कैन नॉट बी सर्व, यू हैव टू अचीव। ये ऑनेस्टी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। मतलब ये होना चाहिए। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, यस हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर बच्चे को 10 लाख की भी जॉब मिल रही है, 20 की भी मिल रही है, 40 की भी मिल रही है, 50 की मिल रही है, 55 की मिल रही है। मे बी इफ यू आर हैविंग अ मोर पोटेंशियल यू मे गेट द 1 CR आल्सो। तो ये जो मेरा मेजर कंसर्न है सर कि बेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, तो ये होता है कि आप जो कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप अपने कमिटमेंट के साथ कितना % स्टैंड कर पा रहे हैं, ये एक मेजर पार्ट होता है। डेफिनेटली बच्चा आपको देख के आ रहा है। If you talk about the SR University, we are in top 100 ranking university, 91 NRF rank है अभी हमारी। Since last 4 years से continuously we are holding our position in top 100। 22 में हम लोग 91 थे, 23, 24 में हम लोग 98 आए, 25 में अगेन भी अचीव 91 रैंक। तो बच्चा आपकी रैंक देख के तो आ रहा है कि आप टॉप 100 में हो, NRF रैंकिंग में हो। आपकी एकेडमिक की हम बात कर रहे हैं, क्या NIRF रैंकिंग में सर आपकी यूनिवर्सिटी? अभी प्रेजेंटली में वी आर इन 91 हर्डिंग इंजीनियरिंग कैटेगरी। तो सर लेट्स कम टू द यूनिवर्सिटी। सर ये हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जिस यूनिवर्सिटी की इतने बड़े पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हैं, सर क्या विजन और मिशन लेकर के चली आपकी यूनिवर्सिटी, SR यूनिवर्सिटी? हमारा विजन मिशन तो ये है कि बच्चे को जो इनोवेटिव स्टूडेंट जो है, इनोवेटिव काइंड ऑफ या क्रिएटिविटी जो स्टूडेंट्स में है, उसको अपॉर्चुनिटी मिले कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिले कि जहाँ पे अपने इनोवेशन को उसको एज ए बिजनेस या आगे दुनिया में ला सके।
तो उसके लिए हमारा SRIEX एक हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कि वो बच्चों को सुविधा दे रहा है कि अगर आप में क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव माइंड है, तो आप आके कम्युनिटी के साथ में एक ग्रुप के साथ में आप डिस्कशन कर सकते हैं. एंड वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी फॉर टू रजिस्टर फॉर द स्टार्टअप. एट प्रेजेंट वी आर हैविंग मोर देन 170 स्टार्टअप्स. Under this, we have created more than 700 jobs. It has been created more than 71 crore of the business also. तो ये हमारे ही स्टूडेंट्स की स्टार्टअप कंपनीज हैं जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज पर देयर ओन पोटेंशियल एंड देयर क्रिएटिविटी. सेकेंडली, यूनिवर्सिटी का जो इंडस्ट्री इंडोर्स हमारा करिकुलम होता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, लाइव प्रोजेक्ट की नॉलेज होता है. फैसिलिटीज़ हैं, 170 एकड़ का बड़ा कैंपस है, बच्चों को सारी फैसिलिटीज इन कैंपस ही मिल रही है. The best strong point is that we are having the faculties जो हमारे यहाँ पर है, they are all are from the renowned university and institutes. आप देखेंगे हमारे faculty profile को, तो maximum are from the NITs and IIT. और इंजीनियरिंग हमारी स्ट्रेंथ इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, MBA एंड MBA, BSc एग्रीकल्चर, BBA है हमारे यहाँ पे, MBA है हमारे पे, BSc एग्रीकल्चर है, MSc एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग में ऑल द स्पेशलाइजेशन है. तो सर एक सवाल ये भी फिर बनता है कि यूनिवर्सिटीज तो बहुत है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो SR यूनिवर्सिटी के पास ऐसा क्या कुछ खास है जो बाकी यूनिवर्सिटीज से अलग होती है? SR यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ तो स्पेशल होगा. तो इसमें स्पेशल की हम बात करेंगे तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट द SR यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटी ना. इसमें हम बोलने चाहते बच्चे को जाना है टॉप रेटिंग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसका फ्यूचर का सवाल है. बिल्कुल. जहाँ पर वो दे मस्ट बी थिंकिंग टू गेट द वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंसी थ्रू आउट देयर एजुकेशन. तो उसके लिए आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए. आपको जितना अच्छा ट्रेनर होगा, आपने भी स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टीज, आप भी अगर अपनी लाइफ में ऐसे टीचर्स रहे होंगे जो आपकी मेमोरी में आज भी होंगे, बिल्कुल रहते हैं, बिकॉज ऑफ दी दे वर द गुड, नॉट टू गुड टू यू, दे वर गुड इन देयर प्रोफेशन. वो अपने प्रोफेशन में अच्छे गुड थे. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे IIT NIT से जो फैकल्टी है, तो वी एज पर आवर ऑब्जेक्टिव एंड हमारा ये रहा है कि वी शुड हैव वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन द यूनिवर्सिटी सो दे कैन गिव द वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन टू देयर स्टूडेंट. ओके. एंड इट कैन बी डिफाइंड फाइनली वंस दे आर बीन प्लेस्ड इन देयर ओन विलिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, जिसमें वो चाह रहे हैं उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है. चाहे वो जॉब करना चाह रहे थे, अच्छा जॉब मिला है, बिजनेस करना चाह रहे थे, अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस में एस्टेब्लिश करा हुआ है. एंड दिस काइंड ऑफ द रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग मोर देन 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन द यूनिवर्सिटी. हाईएस्ट पैकेज हमारा 51 लाख का है. ऐसे हमारे 40,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको 20 लाख के ऊपर का पैकेज मिला हुआ है. तो दे हैव प्रूवन कि जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में उन्होंने SR यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा हुआ था और आज उनको उनका फुलफिलमेंट हुआ है. तो ये आप जो बोल रहे हो. सेकेंडली, बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए. हम लोग को ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट है. आपके सराउंडिंग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर आल्सो होल्डिंग वन ऑफ द गुड मेरिट इन देयर स्कूल्स. एनवायरनमेंट जरूरी है. एक्सपोजर के लिए डेफिनेटली वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स कि अगर वो फॉरेन अगर एक्सपोजर लेना चाहें तो मोर देन 75 हमारे कोलैबोरेशंस हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं. कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस वगैरह भी आप अपने सर्टिफिकेशंस हैं, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस वो भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं. हैकाथॉन काइंड ऑफ द थिंग्स होती है, 12 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इस तरीके की कॉम्पिटिशंस भी आर ऑर्गेनाइजिंग अलोंग विद देयर एकेडमिक लाइफ. एंटरटेनमेंट की लाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमारे लाइक स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, कई ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है. तो सर एक सवाल ये निकल कर आ रहा है कि आज के डेट में ये देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स दे आर वेरी हाईली कंसर्न्ड अबाउट द प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज देयर स्टूडेंट्स एंड व्हाट विल बी ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटीज. तो अगर हम प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर, तो SR यूनिवर्सिटीज में या फिर आपने अभी बताया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टीज, ये बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट होता है जहाँ पे कि आप एक अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट बना पाते हैं. और एकेडमिक एनवायरनमेंट अगर अच्छा मिलेगा, इसी से ये पता चल पाएगा कि बच्चे हमारे प्लेसमेंट्स के लायक कितना मतलब डिजर्विंग बन पाते हैं. तो जो स्टैंडर्ड ऑफ फैकल्टीज हैं, ये तो मुझे लगता है बाकी यूनिवर्सिटीज में भी रहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद कई दफा बच्चों को ये लगता है ना कि जो एक्सपेक्टेशन लेकर बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंच रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन उनकी फुलफिल नहीं हो पाती. इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को हर बच्चा ऑब्जेक्टिव लेके जा रहा है. बिल्कुल. उसने आपका ब्रोशर देखा, बिल्कुल, उसने आपकी स्ट्रेंथ देखी, हाँ, आपके यहाँ पे एडमिशन दी. तो सर ब्रोशर में तो सारे यूनिवर्सिटी ने लिख रहा 100% प्लेसमेंट, हमने भी लिखा हुआ है. आप देखेंगे हमने भी लिखा हुआ है. इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारा 95% प्लेसमेंट है. 2500 बच्चों को हमने इंटर्नशिप दिया हुआ है. हाईएस्ट पैकेज हाईलाइट करा हुआ है. मोर देन 1200 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड दिस ईयर. मोर देन 150 कोलैबोरेशंस विद द कॉर्पोरेट्स वी आर हैविंग. मैं आपको बोलना चाहता हूं, बच्चे को यूनिवर्सिटी तो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, अच्छी फैकल्टी भी दे रही है, एनवायरनमेंट भी दे रही है. इन एडिशन टू दिस बच्चों को आप बांट के रख रहे हो. हाँ, अभी वो एज है उनकी जिसमें डिस्ट्रक्शंस के मोर चांसेस डेविएट हो सकता है. आपने यहाँ से एजुकेशन लोन भी ले लिया, पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि मुझे भेज दो और अच्छी यूनिवर्सिटी में, मैं फोकस रहूंगा. बिल्कुल. बट क्या वो जिस ऑब्जेक्टिव, जिस गोल को लेके यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करा,
क्या वो उसके ऊपर उतना ही डेडिकेटली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, और दे हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड। ये हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांगली होती है। हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा होता है, मेंटर होता है, हर 20 बच्चों में एक मेंटर होता है जो बच्चे अच्छा, क्या क्या रोल होता है? मेंटर का रोल होता है, उसको एकेडमिक कितना उसका प्रोग्रेस हो रही है, क्या ऑब्जेक्टिव लेके आया था, मेंटर से रेगुलरली वो को इंटरेक्ट करता है। बच्चा अगर क्लास में एब्सेंट होता है, ज्यादा उसकी हमारे रिकॉर्ड्स लग रहे हैं कि पुअर अटेंडेंस जा रही है, मेंटर उसको काउंसिल करता है व्हाट इज प्रॉब्लम। तो टाइम टू टाइम उसको काउंसलिंग मिलती है मेंटर के थ्रू। टाइम टू टाइम उसका एकेडमिक प्रोग्रेशन जो हो रहा है उसको एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि बच्चा डिवेट ना हो, या कहीं पर उसकी वीकनेस है तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए क्या एडिशनल एफर्ट्स हमारी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जिसमें कि उसको वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है। या प्लेसमेंट टीम से उसको इंटरेक्शन रेगुलरली कराया जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली द डिमांड इन द मार्केट, व्हाट काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट आर द स्किल्स दे रिक्वायर। तो उसमें उसको बच्चे को बोला जाता है कि आप इसमें अपने आप को ट्रेन करिए, आप बिल्कुल आपके सेल्फ एनालिसिस उसमें अरेंजमेंट किया जाता है। तो बच्चे को डेविएट न हो, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज वी आर हैविंग इन आवर यूनिवर्सिटी, जिसमें वो जो ऑब्जेक्टिव गोल को लेकर गया हुआ है उसमें वो चलता रहे, डेविएट ना हो। जो आप बोल रहे हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी में, आई एम नॉट सेइंग कि होता नहीं होता है, बट वी आर मोर कंसर्न फॉर दैट। ओके सर, आपने ये तो बता दिया कि जो क्वालिटी आप लगातार कई वर्षों से मेंटेन कर रहे हो, जैसे लाइक रैंकिंग की बात की, लेकिन सर अभी ये भी एक कंडीशन बन सकता है कि लाइक कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिनके पास पोटेंशियल हो, ही और सी कैन हैव देयर एनरोलमेंट इन एसआर यूनिवर्सिटी, आपकी फीस कुछ और रही होगी और सो दे कैन नॉट अफोर्ड दैट मच फीस। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए डू यू हैव एनी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप और एनी स्पेशल कंसिडरेबल फीस स्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा है? हाँ जी, हमारे यहाँ पे हमने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। जो कि स्कॉलरशिप के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है हमारे, जिसमें ग्रेजुएशन में या आपकी स्कूलिंग में परसेंटेज के बेस पे हम दे रहे हैं कि अगर आप मेरिट में आते हैं तो अप टू द 70% स्कॉलरशिप वी हैव अनाउंस, डिपेंड्स ऑन योर परसेंटेज इन योर स्कूल्स एंड कॉलेज। उसके अलावा हमने जो वीकर फैमिली से जो आ रहे हैं, जिनके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, अगर वहाँ से कोई रिकमेंडेशन आ रहा है तो उसमें भी हमने एक एडिशनल स्कॉलरशिप दिया हुआ है। प्लस हमने सिबलिंग स्कॉलरशिप दी हुई है। प्लस हमने स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में भी हमने स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट करा हुआ है कि वी आर हैविंग अ गुड रिकॉर्ड्स इन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल स्पोर्ट्स। तो उसमें वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब वी हैव ट्राइड टू गिव द मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट टू द पीपल हु आर हैविंग द सम काइंड ऑफ द अदर रिकॉर्ड्स अदर देन इवन द एकेडमिक्स आल्सो, और देयर गवर्नमेंट सर्टिफाइड कि हाँ ठीक है। लाइक सर, हर कोर्स में एडमिशन कराने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है। जैसे आपने बताया स्पोर्ट्स अगर बैकग्राउंड रहा उसके आधार पे भी है, कोई ऐसा लाइक डिफेंस कोटा भी कुछ रहा होगा, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के अगर उनके कंसर्न है उनके लिए भी होंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि किसी स्टूडेंट के पास इफ दे हैव रियल पोटेंशियल एंड दे आर लैकिंग विद द इकोनॉमिक, तो वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी उनके लिए खड़े होने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा भी हमने कोई स्पेसिफिक चांस स्कॉलरशिप हमने प्रोग्राम दिया हुआ है कि कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आते हैं जिनकी स्कूल्स रिकमेंड कर रही हैं कि दे हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग हैविंग अ एकेडमिक रिकॉर्ड बट दे आर फाइनेंशियली वीकर, तो उसमें हमारे चांसलर सर के पास स्पेशल अप्रूवल के लिए जाता है एंड देन वी आर गेटिंग द सम काइंड ऑफ द एडिशनल बेनिफिट्स फॉर सच स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमने एक और आई जस्ट मिस टू से कि बिहार एंड झारखंड स्टेट के लिए हमने जो भी हमारा एडिशनल स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है, उसके अलावा एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप वी हैव गिवन टू द स्पेशली टू द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द बिहार एंड झारखंड। जो भी हमारा क्राइटेरिया आ रहा है उसमें अगर सपोज वो 50% स्कॉलरशिप में आ रहे तो 10% हम एडिशनल देंगे जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम द बिहार एंड झारखंड। अच्छा, मतलब आप बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप आप एडिशनल देंगे एंड एडिशन टू ऑल दिस स्पेशल स्कॉलरशिप इज 10% एडिशनल। तो सर क्या आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो सारे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर है और डिफरेंट? हमारी यूनिवर्सल फीस है, फीस इज द सेम इवन फॉर द स्टूडेंट हु आर कमिंग फ्रॉम द तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में सर कि ये जो फास्ट चेंजिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट है, इसमें क्वालिटी एजुकेशन और डिसिप्लिन कैसे इंश्योर कर रहे हैं आप? क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं सर कि कैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन चेंज कर रहा है। जो कॉम्पिटिशन्स थे वो पहले कंप्यूटर साइंस से थे, अब कंप्यूटर साइंस में भी कई ऐसे लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब जो लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट एकेडमिक्स का, तो इसमें भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करना और डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, क्योंकि लाइक मुझे जैसा लगता है एआई हो या डेटा साइंस या साइबर, ये स्टूडेंट्स के लिए एक नया टर्मिनोलॉजी है और नए स्कोप भी है इसमें, मुझे लगता है इंडस्ट्री की नीड हुई है। कैसे ये सब कुछ आप इंश्योर कर पा रहे हैं? बच्चे को हम लोग को यार एब्सोल्युटली राइट है, पर मुझे बोले कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन गेमिंग में मुझे जानना है, हाँ, या रोबोटिक्स में जानना है, तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे केवल उसने कहीं से सुना है इसलिए वो जानना चाह रहा है, या रियली दे आर हैविंग अ इंटरेस्ट टू बिल्ड देयर करियर इन दैट।
तो उसके लिए भी जब बच्चा हमारे ज्वाइन करता है तो हमने उसको ऑपरेटर, सपोज हमने उसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिया या पर्टिकुलर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में दिया हुआ है, तो दे आर हैविंग अगेन काउंसलिंग विद द आर एक्सपर्ट फैकल्टी, जहाँ पे वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 6 months इन द यूनिवर्सिटी, उसको लगता है कि शायद अब मुझे स्पेशलाइजेशन चेंज करना है एज पर द करिकुलम, एज पर द माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वो अपॉर्चुनिटी हम देते हैं बच्चे को। Okay. Even after the 6 months, if they want to apply for the change of their specialization, they can go. It is not open for all. We are following the NEP 2020, जो कि बता आपको फ्रीडम दे रहा है कि आपको इलेक्टिव्स चूज करिए एज पर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। We are following the same system in the university also. Students are having a freedom to choose the electives as per their own area of interest. वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके अलावा जो हमारा जो करिकुलम है, टाइम टू टाइम एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स अपडेट होता है। ऐसे कई कॉम्पिटिशंस नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होते हैं, जहाँ बच्चों को हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं टू पार्टिसिपेट, और हमारी फैकल्टी साथ में जाती है वहाँ पे। जो आपने बोला है, जो गेप की हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन एज पर द करंट रिक्वायरमेंट एंड स्टूडेंट्स विलिंगनेस, और क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी हमारी तरफ से दी जा सकती है वो हम सारा उसमें हम वर्कआउट करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड हो रहा है। सेकेंडली, डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन के मामले में तो हमें बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स बच्चों से आ जाती है कि सर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो बच्चों को स्टार्टिंग में डिसिप्लिन बहुत जस्ती नहीं है। बट वहीं पे अगर वो पेरेंट्स को कंप्लेंट कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है हमारे लिए अच्छा है, कम से कम They are happy with discipline and strictness. तो वो मैंने अभी आपको पहले भी यही बोला है कि वी आर ट्राइंग टू मेंटेन वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन, ताकि बच्चा डिस्ट्रक्ट ना हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि बच्चों को हमने अननेसेसरी बहुत ज्यादा परेशान कर रखा हो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपको 75% मिनिमम अटेंडेंस देनी होगी, इससे कम होगी कि यू नॉट बी गेट द चांस टू राइट द एग्जाम, ये जिसको है। उसको पता है कि हमें इसकी कोई सुनवाई नहीं है, अगर मेरी अटेंडेंस कम होगी तो देन आई विल नॉट बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू राइट द एग्जाम। सेकेंडली, आपको अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके पास में एक लिमिटेड टाइम है टू गो आउट फ्रॉम द कैंपस, सेवरल परमिशंस लेनी पड़ती हैं, सुपीरियर्स को आपको इंटीमेट करना होता है, तो वो भी उसको पता है कि मेरे को अननेसेसरी कैंपस से बाहर नहीं जाना है। मतलब कई तरह का फिल्ट्रेशन लगा हुआ जहाँ पे कि आप एक डिसिप्लिन के साथ बंद करके रह सकते हैं। सो दैट इज गुड सर। एक और सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है सर कि आपके अनुसार, चूंकि आपने बहुत कुछ देखा और एक अच्छे एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं, तो अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में आप हायर एजुकेशन को किस रूप में देख रहे हैं सर? चूंकि अभी हमने एक सवाल जो देखा कि जो कैसे एकेडमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स कैसा होगा हायर एजुकेशन के लिए? अब डाउन द लाइन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इन 5 years 10 years, ये पूरा ना आपका इंटरेस्ट रिलेटेड एकेडमिक होगा। ओके। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीजें ये होगी कि आपको बुकिश नॉलेज पे नहीं जाना है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना है। आप देखिए, ऐसे आपके पास में कई केस स्टडीज होंगी कि 10 साल के बच्चे ने ये अचीव कर लिया, 15 साल की एज में उसको डॉक्टरेट मिल रही है, बिकॉज दे आर हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर डोमेन। तो ये डोमेन रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज की आगे आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है। बिल्कुल। अब वो अभी मैंने पाइथन सीख लिया या मैंने लाइनेक्स सीख लिया या मैंने डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सर्टिफिकेट ले लिया तो मुझे जॉब मिल जाएगी या मुझे आगे ग्रोथ मिल जाएगी, ये सब नहीं चलेगा। until everything would be related to your skill based education, your skill based your employment and skill based your professional career। मतलब आपके अनुसार सर प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज्यादा वैल्यूएबल होगा, और कहीं ना कहीं ये एनईपी 2020 का ये प्रमोशन भी है कि एनईपी 2020 प्रैक्टिकल एजुकेशन को, प्रैक्टिकल नॉलेज को ही प्रमोट करना चाहती है, जहाँ पे कि आप एक साथ नॉलेज के साथ डिग्री और स्किल भी डेवलप कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर में। सो वन मोर थिंग सर कि अगर आपके अकॉर्डिंग से देखा जाए, जैसे हमने एनईपी 2020 पे भी डिस्कशन कर लिया, अभी भी आपके अकॉर्डिंग लगता है, चूंकि आप एक इंटरनेशनल एडमिशन और रिलेशंस को देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का, आप कई अलग अलग कंट्री में भी जा रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स की पोटेंशियल को भी आपने एग्जामिन किया होगा, इंडिया के भी अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स के उनके पोटेंशियल, पेरेंट्स के माइंडसेट को भी आपने एग्जामिन किया होगा। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है सर कि अभी जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ अर्जेंट चेंज की जरूरत है? अभी मैं आपको ये बोलूंगा, आज की तारीख में टीचिंग मेथोडोलॉजी नीति में टीचिंग मेथोडोलॉजी में अगर आप बात करेंगे, अभी मैंने जैसे स्कूल लेवल की भी मैं बात करता हूँ, स्कूल लेवल पे भी टीचिंग मेथोडोलॉजी हैज बीन टोटली चेंज। पहले आप बच्चों को बुक्स में पढ़ाते थे, अब आप पिक्चराइजेशन में पढ़ा रहे हैं। पहले बच्चों को कलर्स आप केवल घर में फूल्स दिखा के कलर दिखाते, ये कलर हो गया। अब आपके पास डिजिटल बोर्ड्स आ गए, मास्टर्स इतने मतलब प्लेटफॉर्म्स आ गए, आप प्ले के साथ में बच्चों को लर्निंग दे रहे हो आप। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी नीड्स टू बी चेंज वेयर द स्टूडेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिकॉल, मतलब इसे और इजियर बनाने की जरूरत है। उसका रीजन क्या है, आज की तारीख में बच्चा
2 साल से का हुआ नहीं कि मोबाइल हाथ में आ रहा हम्म। है, तो उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो अनस्टेबल हो रही है, ओके, वो हर दिन नया आ रहा है, बिल्कुल, उसको आदत पड़ गई स्क्रीन चेंज करने की। हाँ, आप देखेंगे, आप ऑटो हैबिट में जा रहे हो, योर कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी पुअर नाउ, यू कैन नॉट बी ऑन वन थिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स 10 मिनट्स, आपको चेंज करना आज के बच्चों की कंसंट्रेशन तो बहुत वीक हो गई। बहुत वीक हो तो आपको लगता है ये मोबाइल की वजह से है? डेफिनेटली, बिकॉज यू आर हैविंग अ हैबिट टू चेंज, योर पेशेंस इज वेरी लो, आपका पेशेंस लेवल कम होते जा रहा है। आपको अगर 3 आवर्स की मूवी भी देखनी है तो आपको लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो देखना नहीं तो आप उठ के आ जाओगे बीच में। और ये यंगस्टर्स के साथ ज्यादा होता है जाना, क्योंकि यंगस्टर से ज्यादा इन्वॉल्व है फोन से, ज्यादा मोबाइल फोन्स के साथ। तो अब हमें हायर एजुकेशन में भी ऐसी कई चीजें हो गई हैं कि जिसमें हम जो पहले आज से 10 साल पहले की जो टीचिंग मेथड आती थी, आज इम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू चेंज, अगेन आई एम सेइंग कि आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कराना पड़ेगा, आपको तो उसको दिखाना पड़ेगा कि आपके इसमें क्या और एड ऑन कर सकते हो ना, यू यूज योर स्किल। ओके, एक तो एक क्योंकि आज की तारीख में, अगर जैसे अगर आपने देखा होगा यूएस में क्या बोल रहे हैं, हाँ, ट्रम्प ने स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आई नीड स्किल पीपल नॉट टू रिप्लेस माय पीपल। He is welcoming the foreign Skilled nationals. persons. He is welcoming foreign nationals to come to my country and train to us, not to replace to us. yes, they are not replacing their people. They are not replacing. तो इसका कॉन्सेप्ट ही वही हो गया ना कि they are not saying कि आप हमारे यहाँ पे आओ जॉब करो, वो नहीं बोल रहे हो, वो आप आइए और हमें ट्रेनिंग दो। और हमें ट्रेनिंग। I need skilled people. उसका सेंटेंस ही है, हम्म। I don't want people to replace us. I want a skilled person to come in our country. इसी के लिए उन्होंने वो बोल दिया कि आपको वीजा की फीस ज्यादा देनी होगी, बिकॉज आई नीड स्किल्ड पीपल। ओके, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको यू हैव टू वर्क आउट ऑन योर ओन पोटेंशियल एंड ट्रेन टू योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और बीइंग यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपका जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप एक्सपर्ट बने। ओके सर, वन मोर थिंग, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सेंटर्ड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिलेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक इफ ए स्टूडेंट है पास देयर 10th 12th एंड दे आर विलिंग टू हैव देयर फ्यूचर हायर स्पेशल कोर्सेज, तो किस पैरामीटर के आधार पे वो अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें? इसके लिए क्या कुछ मुख्य पैरामीटर्स होने चाहिए ताकि वो एक अच्छे डिजर्विंग और जो रियल रैंकिंग यूनिवर्सिटी थे वहां तक वो पहुंच सके, सो दैट उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड एकेडमिक क्वालिटी वो फुलफिल हो सके? नो डाउट एक प्रॉफिटेबिलिटी तो है हर एक के लिए, अब वो तो चली है, वो तो हर जगह रहेगा। हर जगह रहेगा। सेकेंडली, आप ये देखिए कि आज की तारीख में 1300 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, बिल्कुल, आपको कहाँ पर आपके अकॉर्डिंगली आपको इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो यूनिवर्सिटी एनआरएफ रैंकिंग 200 है या 300 है वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। तो इट वुड बी अ इंडिविजुअल्स चॉइस टू चूज द प्लेस, लोकेशन, रैंकिंग। हर एक, जैसा आपने बोला कि हर यूनिवर्सिटी लिख के दे देती है, तो दे हैव टू फील लाइक दैट कि आप विजिट करिए, कैंपस में जाइए, कैंपस विजिट कर, कैंपस जाइए, देख के आइए। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इंडिया, कोई ऐसा नहीं कि आप कहीं पर पहुंच नहीं सकते, आप जाओ, आपको जहाँ एडमिशन लेना है आप जाइए। अच्छा, इसमें अगर कोई एलुमनाई का जो अगर रिव्यू हो या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का रिव्यू हो, ये कितना मायने रखता है किसी यूनिवर्सिटी को डिसाइड करने के लिए कि यहाँ एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं? अगर एलुमनाई सेटिस्फाइड है, हाँ, तो आपको बताएगा कि मैंने बहुत अच्छी चीजें वहाँ से करी, वो तो फिर रियल होगा, रियली हो गया। हाँ, अगर वो काम कर रहा है, अगर हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है या हमने हमारी वेबसाइट पे दिखाया हुआ है, हाँ, यू कैन डायरेक्टली बी कनेक्टेड विद दिस। आपका प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, हाँ, दे आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन आल्सो। आप उनसे पर्सनल चैट बॉक्स पे चैटिंग करिए, फीडबैक लीजिए, हाई विटनेस बनिए, आप कैंपस में विजिट करिए। मैं हमारे नहीं बोल रहा हूँ, आपको जहाँ भी एडमिशन लेना है, आपको लग रहा है कि देयर इज सम डाउट, यू गो पर्सनली, हैव अ विजिट, सी द कैंपस, have an interaction with the faculty, have a... Is there any options of campus visit for students or parents at SR University? We are welcoming all the parents and students to come and have us From all the states of India. all the states. Okay. आप आइए, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। आप कैंपस में, जैसे हम बोलते हैं ना, आइए कुछ समय यहाँ बिताइए, तो हम बोल रहे हैं आप आइए, हैव अ विजिट इन आवर SRU कैंपस। वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड अवर नाइट इन द कैंपस। आप कैंपस की लाइफ देखिए आप। That is very nice, sir. One more thing, एक और सवाल जो थोड़ा सा पर्सनल भी है सर। जैसे आप एक डायरेक्टर के रूप में इंटरनेशनल रिलेशंस और एडमिशन डायरेक्टर के रूप में भी आप काम कर रहा है, तो सर आपके लिए ऐसा क्या मतलब टॉप मतलब कुछ ऐसे प्रायोरिटीज रहते होंगे कि जैसे आप जिस भी बैनर के लिए यू आर वर्किंग फॉर SR यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के ग्रोथ के लिए आपकी क्या ऐसी प्रायोरिटीज रहती होगी कि कैसे यूनिवर्सिटी की ग्रोथ को हम आगे लेकर के चले? और इस
प्रिंसिपल पे काम करें? तो इनिशियल तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ पे आ रहा है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन से भी आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफ्रीका के बहुत डिफरेंट पार्ट से आ रहे हैं। तो अभी मैं म्यांमार भी जा रहा हूँ, म्यांमार से भी बच्चा हमारे आ रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनका टेस्टिमोनियल्स बिल्कुल जो हमें मिलेगा वो हमें बाय फोर्सफुल मिलेगा या बाय डिजाइन मिलेगा, विद देयर ओन विलिंगनेस मिलेगा। अभी हमने एफडीपी करी है कुछ ऑफिसर्स को, टीचर्स के लिए। तो देम सेल्फ दे स्टार्टेड टू से कि हमें कुछ आपको टेस्टिमोनियल दे के जाना है, बोल के जाना है कि जो हम जिस ऑब्जेक्टिव से 10 दिन हमने यहाँ आए थे शायद उससे हमें ज्यादा अच्छा मिला। ओके, तो ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि जब कोई टीचर या बोल सकता हूँ मैं स्टूडेंट या पेरेंट यूनिवर्सिटी आ रहा है, एक्सपीरियंस करके जाता है, और जब आपको खुद फीडबैक दे रहा है कि हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, जो हम गोल लेके आए थे उससे बेटर है, या जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही है कि जो वो सोच के आ रहा है उससे बेटर उसको हमें मिले, रियल टेस्टिमोनियल्स आप लोग Real करने की वजह से। सेकेंडली जो हम स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हमें दे रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली, वो बेनिफिट सबको मिले। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ में डिफरेंट पार्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज वी आर ट्रेवलिंग। बेस्ट थिंग्स ओवर हियर मोर देन योर लिमिटेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। वन मोर थिंग सर, आज के डेट में ना बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे उन्हें अगर एडमिशन लेना हो तो दे आर आस्किंग अबाउट ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं लगता कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना मैटर करता है, क्योंकि जब तक आप एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं बनते हैं, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, तो फिर आपको क्या लगता है सर, बीइंग एन एकेडमिक लीडर, की ROI का कंसर्न स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन कितना मायने रखना चाहिए? देखो, ROI का डेफिनेशन मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप ट्यूशन फी को इंक्लूड कर रहे हो, ROI का मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ योर टाइम यू आर गिविंग। जो कभी आपको कहीं पे 10 लाख दे रहे होंगे, कहीं पे 12 दे रहे होंगे, कहीं पे 15 दे रहे होंगे, बिल्कुल इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। नहीं है। इट इज ओनली द मनी। आपने 10 लाख लगाया, कहीं पे 15 लाख लगाया, लेकिन आपने वो 5 लाख ज्यादा लगाया या आपने 10 लाख रुपए लगा दिया, वो आपका रिटर्न ऑफ योर टाइम होना चाहिए। Not it should not be calculated with the return of your financial involvement in your education. मैं अपने लाइफ के 4 साल लगाने जा रहा हूँ, उस 4 साल का मुझे आउटकम क्या है? मे बी जैसे सेम हो गया, आपको केवल पेट भरना है या स्वाद लेना है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। आपको भोजन करना है जस्ट टू फीड योर स्टमक, या आपको एक मोस्ट हाइजीन फूड चाहिए विद सम न्यूट्रिशंस चाहिए, एंड इट शुड बी, एंड आल्सो यू वांट टू एंजॉय योर फूड। एंजॉय। तो आप जो पे कर रहे हो वो आप केवल जस्ट टू फीड योर स्टमक के लिए नहीं कर रहे हो। जो आप भोजन कर रहे हो वो आप सराउंडिंग चीजों को, दूसरे पैरामीटर्स की वजह से आप चूज कर रहे हो कि मुझे एक जगह जाना चाहिए, वाई जगह। तो सेम आई एम जस्ट सेइंग कि आप एजुकेशन के लिए आप जो पे कर रहे हो, तो वो इट इज नॉट जस्ट ओनली द मनी, इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लाइफ 4 इयर्स, और उसके 4 साल के बाद में आपको 40 साल का करियर है। तो उसके लिए मुझे क्या आपका ROI होगा इन टर्म्स ऑफ द फॉर योर नेक्स्ट 40 इयर्स। तो उसके लिए आपको चाहिए, फिर मैं बोलूंगा अगेन, कि आपको अपॉर्चुनिटीज, प्लेटफॉर्म्स कौन ज्यादा दे रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। आपको एकेडमिक एनवायरनमेंट कहाँ ज्यादा मिल रहा है, आपके डिस्ट्रक्शंस को कौन रोक रहा है। आज मेरा बेटा भी है, हम भी उसको कई बार शिक्षा देते हैं, बेटा लाइफ में डिस्ट्रक्शंस तो बहुत है, बट आइदर यू डिस्ट्रक्ट योरसेल्फ नाउ और यू शुड बिल्ड योर करियर फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स। तो वो आपको वो गाइडेंस टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन इज वेरी मच कंसर्न इन द यूनिवर्सिटी। सरप्राइज विजिट्स होती हैं, बच्चे भी कई बार मेरे पास भी फोन आते हैं, सर हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हमको छोटे-छोटे किड्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं। मतलब दे आई एम वेरी मच सरप्राइज। मेरे पास कॉल आता है, सर मैं तो हॉस्टल में बैठा हुआ था, अचानक 5 लोगों की टीम आ गई है, हम लोगों से पूछा जा रहा है, इतने सवाल किए जा रहे हैं, रूम चेक हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये सब चीजें आपको इट इज नॉट टू मतलब आपको डराने के लिए नहीं है, ये बच्चों को उसके लिए डिसिप्लिन में रखने के माइंड में अगर कोई सेकंड थॉट आ रहा है दूसरी बात तब वॉश आउट करो, फोकस ऑन स्टडी। तो ये बहुत जरूरी है, जो हम बच्चों पे हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न है उस चीज को लेकर, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है कि बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना है। जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी में आया हुआ है तो वो उसको फुलफिल होना चाहिए। कभी कभी लिख पा रहे हैं 1200 बच्चों का हमने प्लेसमेंट कराया हुआ है। ये आपके यूनिवर्सिटी का फाइनल प्रोडक्ट अच्छा है, इसका मतलब कि आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वर्कआउट किया हुआ, आपने क्वालिटी मेंटेन करा हुआ है। मतलब आपके अकॉर्डिंग सर, द टाइम दे आर इन्वेस्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। सो अकॉर्डिंग टू यू, आर यू शुड बी कंसीडर्ड एज द टाइम दे आर इन्वेस्टिंग, उसका टाइम का रिटर्न मिलना है।
So one more thing, sir. आज के डेट में स्टूडेंट्स आर दे आर वेरी कंसर्न, दे आर हाईली कंसर्न अबाउट ग्लोबल एक्सपोजर। जैसे स्टूडेंट्स और खासकर पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अगर वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं या एडमिशन एनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो वहां से उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या कुछ मिलेगा। जैसे अगर इफ दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, सो इफ दे कैन हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग और एक्सपीरियंसिंग द डिफरेंट कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट नेशंस। तो इसके लिए ग्लोबल एक्सपोजर के लिए एसआर यूनिवर्सिटी के पास क्या कुछ अपॉर्चुनिटी और क्या कुछ प्लेटफॉर्म है सर? इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज पर करंट रिक्वायरमेंट आई शुड से। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे कैंपस में आपने बोला कल्चर की बात कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट इन द कैंपस वी आर हैविंग स्टूडेंट्स फ्रॉम मोर देन 17 कंट्रीज। More than 17 countries? Yes. Like, can you please name some of the countries? जैसे स्टूडेंट्स हमारे नेपाल से, बांग्लादेश से हैं, अफ्रीका में कम से कम 10 कंट्रीज से बच्चा आया हुआ है हमारे Okay. यहाँ। तो डिफरेंट दे आर कैरिंग अ डिफरेंट कल्चर। Yes. हम बच्चों को आज ये भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि इफ यू आर कंफर्टेबल टू स्टे विद द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, देन यू कैन स्टे। So that you also can know about the culture of their nation. तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, वो बिहार का स्टूडेंट है। Okay. उसने मुझे विलिंगनेस करी, सर मैं आई डोंट वांट टू स्टे, माय रूम पार्टनर शुड बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। Okay. आज हमारे जिम्बाब्वे के बच्चे के साथ में वो रहता है, बिहार के स्टूडेंट? बिहार का स्टूडेंट, उसका रूम पार्टनर जिम्बाब्वे का स्टूडेंट है। Okay. एंड दिस इंटरेस्ट हैज बीन शोन बाय हिमसेल्फ ओनली, Student only. Okay. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें लगा कि नहीं, हमने जो सोचा वो कम से कम हो रहा है। देयर आर सम स्टूडेंट हु वांट्स टू विलिंग विद द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री। उससे उसको लगा सर मेरा कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, Exchange हो रहा है। मैं रूम में आता हूँ तो मुझे और मुझे लगता है सर ये स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर प्रायोरिटी है कि होना चाहिए कि उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसको कि वो हॉस्टल में रह करके और ड्यूरिंग देयर एजुकेशन वो समझ सकते हैं डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट नेशन के कल्चर को। अगर वो रूम में रह रहा है तो उसको हिंदी बोल नहीं सकता, उसको हिंदी तो अभी वो कंफर्टेबल है बिहार के और कंफर्टेबल। ओके। हमने उसको बीच में पूछा भी था, अच्छा। डू यू वांट टू चेंज? बोला नो सर, आई डोंट वांट टू चेंज। तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी कुछ ऐसा रहा होगा? लैंग्वेज बैरियर तो बच्चों को प्रॉब्लम ही नहीं है, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है जो कॉमन। जनरली लोग कहते हैं कि बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, और स्पेशली कब जब वो बच्चा स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है आपकी यूनिवर्सिटी में? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी भी कॉमन है, इंग्लिश भी है, टीचिंग इंग्लिश में ही है, और एक एटमॉस्फेयर वहाँ पे हिंदी। नहीं तो जैसे अगर कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट आपके यहाँ अगर एडमिशन लेकर पढ़ने जा रहा हो, तो अगर उनकी कम्युनिकेशन वीक है, उनकी इंग्लिश वीक है, तो क्या आपके पास ऐसा कोई कम्युनिकेशन क्लास का कुछ ऐसा? Definitely yes, we are having some certification programs also where student can enroll in this English language program so that they can improve their communication and 3 months उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिलता है। Okay. इसके अलावा भी और भी हमारे ऐसे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे नॉट ओनली इंग्लिश फॉर द लैंग्वेज, इन अदर एरिया ऑफ देयर इंटरेस्ट रखो, दे कैन एनरोल एंड दे कैन रजिस्टर एंड दे कैन कंप्लीट देयर रिक्वायरमेंट्स एंड रिसीव द सर्टिफिकेट आल्सो। Okay. इसके अलावा जो ग्लोबल एक्सपोजर की हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे मोर देन 75 कोलैबोरेशंस हैं। इन कोलैबोरेशंस हमारे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है बच्चे को, या इंटर्नशिप के लिए भी बच्चा जा सकता है 2 महीने के लिए, सारे कोर्स के बच्चे, सारे कोर्स के बच्चों के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम भी ऐसे जैसे Certification 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए बच्चों को बाहर जाना है, जिस संच का नाम तो कोलैबोरेशन भी है। इसके अलावा हमारा 2011 से एक हमारा आईईपी प्रोग्राम है, इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। उसमें बच्चा चाहे तो पहले दिन से इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें 3 years in our university, 3 years in SRU and 1 year in USA in our partner university, where they get the degree from the partner university. उसको फॉरेन यूएस की फ्रॉम यूएस ओके। जैसे हमारा जैसे यूसीएम हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल मिजोरी हो गया, या यूमास लॉवेल हो गया, ये कोलैबोरेशन हमारे आज से 14 साल पुराने कोलैबोरेशंस हैं। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, IEP 4-year program, 4-year program, where students will have the 3 year in SR University, 1 year in USA. Degree will be awarded by the our partner university. So is there any requirement of IELTS or TOEFL? नहीं, इसके लिए नहीं है, इसमें मिनिमम 70% अपने ग्रेजुएशन में चाहिए, और अब तक 3 years throughout the their graduation merits में उसका 70% चाहिए, and definitely certain requirements to get the visa also they have to fulfill. Okay. और वहाँ पे जब once they will go there, once they will receive the degree, तो उनको 2 से 3 year का वर्क परमिट भी है। हाँ, ये तो फिर तो सामान्य US वो चाहे तो यूएस वर्क परमिट लेकर काम भी So कर that's such kind of the तो फिर यहाँ पे तो ये भी जैसा हमने देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड आल्सो, कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स 1 or 2 years के लिए भी अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो दे कैन अर्न वेल देयर एजुकेशन आल्सो। तो उनका जो एक्सपेंसेस है, मतलब यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स भी इस चीज को ग्रैब कर सकते हैं जिनकी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर थोड़ी वीक है, they are willing to go to वो USA अगर एक for बार that. जाते हैं तो वो वेल एजुकेशन वो अर्न भी कर सकते हैं, फिर वो अपना वर्क वीजा एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, और वो Once they get the proper employment, then they can get the employment visa also. okay. So that is a major part for the students and their parents. और ये हमारा आईपी प्रोग्राम, हमारे कई एलुमनाई हैं जो आज की तारीख में यूएस में सेटल हैं, दे आर वर्किंग ओवर देयर ऑन वेरी गुड पैकेजेस। तो सक्सेस स्टोरीज हैं हमारे पास में पिछले 13-14 साल की, जहाँ पर स्टूडेंट ने ये प्रोग्राम एनरोल किया है, एंड दे हैव बीन प्लेस्ड इन यूएस।
और मुझे लगता है जो सबसे रियल सक्सेस स्टोरीज होता है सर, ये किसी के सक्सेस की सच्ची कहानी ही इंस्पिरेशनल होती है। और मुझे लगता है आज के खास करके अगर मैं देखूं इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स है ना, इसमें खास करके आप यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार को अगर आप ले लो ना, तो यहाँ पे पेरेंट्स जो खास करके मतलब जो रूरल एरियाज के पेरेंट्स है, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द रियल सक्सेस स्टोरीज की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा खास करके अगर उनके आसपास पड़ोस में मिल जाए जो एसआर यूनिवर्सिटी से पढ़कर एक अच्छे पोजीशन पे है, तो वो उन पेरेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बैनर हो जाती तो है। हमारा मैनेजमेंट खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी हो सकते हैं कि एग्जांपल है। जो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर ने Okay. स्टार्टेड दी दिस ग्रुप इन 1974। वेरी अर्ली 1974 तो 50 साल से ज्यादा पुराना ग्रुप है हमारा। दैट इज आल्सो अ गुड अचीवमेंट फॉर एचआर यूनिवर्सिटी। तो आज की तारीख में मोर देन 270 स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो हाउ मच? 270 270 schools and colleges. यस, Very good. अम्ब्रेला ऑफ एसआर एजुकेशन एकेडमी। Okay. तो जब इतनी बड़ी सक्सेस उनको मिली हुई है, 170 एकड़ का हमारा बड़ा कैंपस है, तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोर देन हमारे 1 लाख एलुमनाई है फ्रॉम द ऑल दिस ग्रुप्स। तो एक उन्होंने बेंचमार्क हासिल किया हुआ है, और वो भी केवल उस विजन के साथ में हमें बच्चों को टेक्निकली एक्सपर्ट बनाना है, इनोवेशन को बढ़ाना है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। मतलब स्टूडेंट्स को पर्सनल लेवल पे उन्हें स्किल बनाना है सो दैट दे कैन क्रैक एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू पैनलिस्ट आल्सो। आज भी हमारे वाइस चांसलर, हमारे प्रो चांसलर सर बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, अच्छा, ठीक है ना। एवरी मंथ एक ग्रुप सेट ऑफ द स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनसे डिस्कस किया जाता है कि इफ यू आर हैविंग एन इशू देन डिस्कस विद। तो ये आज भी वो रूट्स पे बने रहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो रूट से ही पता लगेगी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड उसका सॉल्यूशन तो मैनेजमेंट को ही देना है। अगर वो प्रॉब्लम हाईलाइट ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई दे वांट टू स्टिल रिमेन एट द रूट लेवल। So I think, sir, we are done for today, and it was a very good episode with the Director of International Relation and Admissions, SR University, Telangana. So thank you so much for your patience. अब हम लोग एजुकेशन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में एक दूसरे और नए स्पेशल गेस्ट के साथ हम फिर से आपसे मिलने और जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।